तैयारी कैसी चल रही है भाई? आ गया सर 27 को। 27 को क्या है? एमटीएस? यस सर। क्या छोटे मोटे पेपर देते हो तुम लोग? आप ही के कहने पे भरा है, वैसे मत बोलो। ऐसा क्या? चल ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग वगैरह सभी को प्रॉपर मिल गई थी? जल्दी बताइए। कल की रिकॉर्डिंग वगैरह सभी को प्रॉपर मिल गई थी? ठीक है, परफेक्ट। अर्थक्वेक को हमने कल की क्लास में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है एविडेंसेस। भैया किसके एविडेंसेस? मैंने आपको पहली क्लास के अंदर जो बताया था कि हमारा आउटर कोर लिक्विड स्टेट में, इनर कोर सॉलिड स्टेट में, एस्थेनोस्फेयर हमारा सेमी सॉलिड में, लिथोस्फेयर हमारा सॉलिड में, वो आज मैं प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है? ये एविडेंसेस सिर्फ और सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, और खासकर अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव्स को यूज करके जो एविडेंस हम सीखेंगे, उस एविडेंस के आपके एग्जामिनेशन में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या हर एक बच्चे ने अर्थक्वेक को दो दो बार लिखकर रिवाइज किया था? ये जो पॉइंटर्स मैंने यहां पर लिखे हैं, इन पॉइंटर्स से हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ सवाल पूछती रहती है। ठीक है? अगर ये पॉइंटर्स आपके दिमाग में है विद कॉन्सेप्ट, तो इनसे जो भी सवाल आएगा वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर एविडेंसेस से। हेडिंग बना लो, एविडेंसेस। अरे सबकी वीडियोस मुझे ऑफ क्यों दिख रही हैं? ऑन करिए जल्दी, और हेडिंग बना लीजिए एविडेंसेस। पहली क्लास में मैंने आपको काफी सारी चीजें पढ़ाई, राइट? पहली क्लास में मैंने आपको काफी सारी चीजें पढ़ाई कि यार हमारा जो अर्थ है, जब हम उसके इंटीरियर में जा रहे हैं तो हमें होमोजेनिटी देखने को नहीं मिल रही, यानी समानता देखने को नहीं मिल रही। उसमें कई सारी लेयर्स हैं, कई सारे मीडियम्स हैं, इवन इवन कई सारे मिनरल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं लेयर्स के हिसाब से। तो मैं ऐसा कैसे कह पा रहा हूं? क्या मैं धरती के 6400 किलोमीटर अंदर तक गया हूं, या कोई भी इंसान क्या धरती के 6400 किलोमीटर अंदर तक गया है, जिसकी वजह से हम ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि यार इतनी दूरी पे क्रस्ट है, इतनी दूरी पे मेंटल है, इतनी दूरी पर कोर है, यहां पर सेमी सॉलिड है, आउटर कोर में हमारा लिक्विड है, इनर कोर में हमारा सॉलिड है। अगर कोई भी बंदा अंदर नहीं गया तो मैं ये कैसे आपको पढ़ा पा रहा हूं, मैं ये चीजें कैसे डिफाइन कर पा रहा हूं कि इतनी इतनी दूरी पर ऐसी ऐसी चीजें बनी हुई हैं? चलिए उसी के एविडेंसेस को स्टार्ट करते हैं। एविडेंस नंबर वन, एविडेंस नंबर वन भैया सबसे पहला और इसका डायरेक्ट एविडेंस है, दैट इज वोल्केनो। दैट इज वोल्केनो। अब थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ, क्या वोल्केनो से आपको लावा बाहर आता हुआ दिखता है? से यस और नो। क्या वोल्केनो से आपको लावा बाहर आता हुआ दिखता है? क्या ये लावा गर्म होता है? और इस लावा का जो नेचर होता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस? आपका जवाब होगा सर, ये जो लावा है ये हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर जी मैं तो सॉलिड पर खड़ा हुआ हूं, मैं तो सॉलिड पर खड़ा हुआ हूं। साथ साथ लिखते रहेंगे, मैं तो सॉलिड पर खड़ा हुआ हूं। क्यों? क्यों भाई? ध्यान से समझो।
आप खड़े हो यहां पे, लिक्विड होता तब तो तुम डूब जाते, लेकिन उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? सर मुझे अंदर से दिख रहा है वॉल्केनो, वॉल्केनो से बाहर मुझे दिख रहा है लावा। लावा सबसे पहली बात तो गर्म है, और दूसरा का दूसरा हमारा लिक्विड स्टेट में है। पहली बात की गर्म है, दूसरी बात की लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब कि मैं तो सॉलिड पर खड़ा हूं, लेकिन धरती के अंदर कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से हमारी चट्टानें पिघल जा रही, और वो लिक्विड फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्म में, वॉल्केनो के रूप में बाहर आ रही। इसी बात पर कोई भी बच्चा मुझे यह बता दे कि हमारी पृथ्वी के अंदर इतनी सारी थर्मल एक्टिविटीज क्यों हो रही। कोई भी बच्चा मुझे यह बता दे कि हमारी पृथ्वी के अंदर इतनी ज्यादा थर्मल एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। किसकी वजह से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। गुड। तो पहला एविडेंस आपको क्लियर है? पहले एविडेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि भैया धरती के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, और जिस गर्मी की वजह से हमारी जो चट्टानें हैं, जो रॉक है, जो हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो पिघल रहा है। और पिघल रहा है तो अंदर हमें कुछ ना कुछ फ्लूइड या लिक्विड फॉर्म में चीजें देखने को मिलेंगी। तो इससे क्या चीज प्रूफ हो रही भाई कि इंटीरियर में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होमोजेनिटी नहीं है, नॉट होमोजीनियस। होमोजेनिटी का मतलब होता है समानता। होमोजेनिटी, या हमारी जो अर्थ है उसका जो इंटीरियर है वो होमोजीनियस नहीं है, एक समान नहीं है। भैया आई एम आउटसाइड, क्या नौटंकी है यार ये। मुझे ना सबसे घटिया काम यही लगता है। नहीं 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 नहीं, मत करो। वो ये कह रहा है कि मैं बाहर हूँ, मीटिंग वो नहीं ऑन करूंगा। ओहो ठीक है, ओके, तो पूरा लिखा कर। तो एविडेंस नंबर 1 पता चल रहा है कि हमारी जो धरती है उसमें जो भी लेयर्स हमने पढ़ी उसमें समानता नहीं है, वो अंदर से होमोजीनियस नहीं है। एविडेंस नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, या फिर आप जिसको एविडेंस नंबर 2 भी कह सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। एक एक पॉइंट लिखते रहना। इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कहां पर भैया? कोला रीजन में, कोला रीजन इन आर्कटिक ओशियन, कोला रीजन इन आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। अब मेरी बात समझो ध्यान से। हमारे पास वॉल्केनो एक एविडेंस जरूर था, बट वॉल्केनो ये बताने के लिए काफी नहीं था कि कहां पर लिक्विड है, कहां पर सेमी सॉलिड है, कहां पर क्या गैसियस स्टेट भी धरती के अंदर एक्सिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहां पर कौन सी लेयर्स हैं। तो वॉल्केनो कहीं ना कहीं हमें इस बात का प्रमाण, इस बात का अंदेशा जरूर दे रहा था कि हमारी जो धरती है वो अंदर से होमोजीनियस नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली अंदर क्या क्या चीजें हैं उसका प्रमाण, उसका एविडेंस हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्केनो की मदद से नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो हमने फिर इससे भी एक एडवांस तरीका अपनाया। हमने क्या किया, आर्कटिक ओशियन में, कोला रीजन में एक इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। ठीक है, और इसके तहत हमने पता लगाने की कोशिश करी कि पृथ्वी के अंदर गहराई में कौन कौन से ऐसे राज छिपे हुए हैं जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोजेक्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आर्कटिक ओशियन में, कोला रीजन में, आर्कटिक ओशियन में, कोला रीजन में इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट ड्रिल, यानी बहुत ही गहरी इसकी खुदाई की गई थी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ, ध्यान से सुन लो। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोई बात नहीं भाई, पावर कट है तो क्लास के बीच में कोई डिस्टरबेंस मत करो यार प्लीज, पढ़ा लेने दो। ठीक है, क्लास से गलती से बाहर हो जाना तभी मैसेज करना।
और जो भी मैं आपसे सवाल पूछूं उसका जवाब लिखना। पावर कट है, रिश्तेदार आ गए, कैमरा खराब है, फलाना ढमकाना, भूख लगी है, जो भी है उसको अपने तक ही रखिए, ठीक है? फ्लो बिगड़ जाता ना यार, फिर समझा करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें पता नहीं लग पा रही थी, ठीक है? तो आपको सिर्फ एक एविडेंस के रूप में इसको याद रखना है कि इन द कोला रीजन, आर्कटिक ओशियन में, देयर वाज अ प्रोजेक्ट नोन एज इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो ये पता लगाने के लिए चालू किया गया था कि पृथ्वी के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में वो कौन कौन से रहस्य हैं जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, जब इससे बहुत कुछ बात नहीं बनी तो हमने माइनिंग वगैरह स्टार्ट की। माइनिंग से भी हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट चीजें पता नहीं लग पा रही थी कि कहां पर क्या है और हम कैसे उसको रीलोकेट करें या कैसे हम उसको लोकेट करें। तो माइनिंग से भी कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। पॉइंट नंबर 4, ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहे थे, माइनिंग चल रही थी, वॉल्केनो वाला एक पॉइंट डिस्कवर किया गया था कि यार वॉल्केनो से जो भी हमारा लिक्विड वगैरह बाहर आ रहा है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि अर्थ इज नॉट होमोजीनियस फ्रॉम द इंटीरियर। एक और नेचुरल एविडेंस जिसको आप कह सकते हैं, उसे सामने रखा गया, दैट इज ग्रेविटी एनोमली। अब ध्यान से समझो व्हाट इज ग्रेविटी एनोमली। अगर हमारी पृथ्वी अंदर से पूरी की पूरी एक समान होती, होमोजीनियस होती, तो पोल्स पर और इक्वेटर पर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी समान होनी चाहिए थी, वो भी इक्वल होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या देखा कि पोल्स पर एंड इक्वेटर पर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। मानते हो इस बात को? क्यों भाई मानते हो इस बात को? कोई भी बच्चा क्या मुझे यह बता सकता है कि ग्रेविटी कहां ज्यादा होती है और कहां कम होती है? कोई भी बच्चा मुझे क्या ये बता सकता है? हाँ बताओ, कम ऑन। पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर पे कम होगी। पोल्स पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर पर कम होगी। परफेक्ट, ठीक है। तो पोल्स पर भैया ग्रेविटी ज्यादा, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम है, तब हम किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हमारी धरती जो है वो अंदर से होमोजीनियस है, एक समान? लेकिन फिर से पॉइंट वही था कि यार वॉल्केनो की तरह, जैसे हमको ये पता लग गया कि हमने मान लिया कि हमारी जो धरती है वो अंदर से होमोजीनियस नहीं है, ग्रेविटी एनोमली भी सिर्फ इसी बात को और दावे के साथ प्रूफ कर रही है कि आवर अर्थ इज नॉट होमोजीनियस, वो एक समान नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली अंदर क्या चीजें हैं वो ना ही तो ग्रेविटी एनोमली समझा पा रहा है, ना ही माइनिंग से बहुत कुछ पता लग रहा है, ना ही इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से बहुत कुछ पता लग पा रहा है, और ना ही वॉल्केनो से कोई डायरेक्ट ऐसा प्रमाण मिल पा रहा है जिससे हम ये बता पाए कि एग्जैक्टली धरती के अंदर क्या चल रहा है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है सिस्मिक वेव्स का। अब हम थोड़ा सा सिस्मिक वेव्स का इस्तेमाल करके और इस चीज को प्रूफ करेंगे कि एस्थेनोस्फीयर तुम्हारा सेमी सॉलिड है, आउटर कोर तुम्हारा लिक्विड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं और इस सर्कल को मैं रेस कर रहा हूं। अब बेसिकली हमको यही स्टडी करना इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। अब आने वाले 30 मिनट के अंदर हम इस पूरे डायग्राम को समझने वाले, ठीक है।
आने वाले 30 मिनट के अंदर हम इस पूरे डायग्राम को स्टडी करने वाले हैं। और लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स लिखवाए हैं, हर एक पॉइंट का आज की क्लास में मैं आपको एग्जैक्ट प्रूफ दूंगा। हर एक पॉइंट का आज की क्लास में मैं आपको एग्जैक्ट प्रूफ दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में। उससे पहले सर थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में। जितने पॉइंटर्स मैं आपको लिखवा रहा हूं सिस्मिक वेव्स के बारे में, वापस से उसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, क्योंकि यही वो पॉइंटर्स हैं जो आपको सारे के सारे परफेक्ट एविडेंसेस समझने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी सिस्मिक वेव्स हैं, क्या सॉलिड मीडियम में इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट स्पीड, या हाई स्पीड भी आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपकी सिस्मिक वेव्स हैं, अगर इनका पाथ डेविएट हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मीडियम चेंज हो गया है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि मीडियम चेंज हो गया है, सॉलिड से लिक्विड में चली गई है, लिक्विड से गैस में चली गई। पॉइंट नंबर 3, सिस्मिक वेव्स इसको मेजर करने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? जवाब होगा आपका सिस्मोग्राफ। सारे पॉइंटर्स लिख लो दोबारा से, जवाब आपका होगा सिस्मोग्राफ, राइट। जो तुम्हारी प्राइमरी वेव्स हैं, पी वेव्स, जो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं, क्या ये तीनों मीडियम से पास करती हैं? चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या चाहे गैस हो, एंड गैस, ये तीनों मीडियम से पास होंगी। क्या बात है, शाबाश। सेकेंडरी वेव्स ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास होती हैं, ओनली सॉलिड। यू गाइस हैव 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम। आपके पास 10 सेकेंड का समय है। ये सारे पॉइंट्स एक बार गौर से देख लो। अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो एविडेंसेस समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए, ट्रस्ट मी। जल्दी से ये सारे पॉइंट्स एक बार ध्यान से देख लीजिए। और एक एडिशनल पॉइंट लिख लो, प्लीज। यदि सिस्मिक वेव्स की स्पीड में वेरिएशन आ रहा है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है, स्पीड में अगर इनकी वेरिएशन आ रहा है, स्पीड वेरिएशन, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि भैया डेंसिटी चेंज हो रही है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि भैया डेंसिटी चेंज हो रही। इतना लिखा एवरीवन, इतना लिखा। देखो मैं बहुत धीरे नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है कि मैं जिन बच्चों के साथ डील कर रहा हूं उनका बुद्धि स्तर ठीक है, उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है या नहीं? से यस और नो, है या नहीं? यस सर। गुड। यस। उसके बावजूद मैं आपको 10 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं। ये सारे पॉइंटर्स अपने दिमाग में बैठा लो, बैठा लिए? गुड। अब एक बार ये डायग्राम देख लो। ऑन माई काउंट ऑफ 5, 1 2 3 4 5, आगे बढ़ते हैं। आप समझना ध्यान से। अब मैं बना रहा हूं अपना डायग्राम। मुझे भैया पता करना था कि धरती पर कहां पर किस तरीके से
कितनी तीव्रता के साथ अर्थक्वेक आता है। तो ऐसी बात है, अगर मैं ज्योग्राफर हूं तो मैप वगैरह को देख के मैं इतना अंदेशा लगा लूंगा कि कहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पर लगा दी सिस्मोग्राफ्स। क्या लगा दिया? सिस्मोग्राफ्स। क्या लगा दिया? सिस्मोग्राफ्स। क्या लगा दिया? सिस्मोग्राफ्स। अब लेट से इस पॉइंट से मेरा अर्थक्वेक में जो भी आपकी एनर्जी है वो ओरिजिनेट हो रही, या इस पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट से दिस इज पॉइंट ए, यहां से क्या हो रहा है? अर्थक्वेक ओरिजिनेटिंग, अर्थक्वेक ओरिजिनेटिंग, अर्थक्वेक ओरिजिनेटिंग। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है, सारा गेम अब ऑब्जर्वेशन का है। ध्यान से, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, इस पॉइंट से मेरा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, तो जायज सी बात है वेव्स निकलेंगी। तो वेव्स को इस प्रकार से आना चाहिए, वेव्स को इस प्रकार से आना चाहिए, राइट। इसका मतलब कि यहां वाले सिस्मोग्राफ, यहां वाले सिस्मोग्राफ्स, यहां वाले सिस्मोग्राफ्स और यहां वाले सिस्मोग्राफ्स पे मेरी वेव्स रिकॉर्ड होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन असल में पता है क्या हो रहा है? असल में पता है क्या हो रहा है? जिन वेव्स को इस वाले सिस्मोग्राफ पर आना चाहिए था वो इस वाले सिस्मोग्राफ पे आ रही है। मतलब क्या है कि वेव्स को आना ऐसे चाहिए था, लाइक दिस, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वेव्स आ ऐसे रही हैं। यानी आपको वेव्स का कर्विंग नेचर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? आपको वेव्स का कर्विंग नेचर देखने को मिल रहा है। वेव्स को आना कैसे चाहिए? एक्चुअल में वेव्स को ऐसे आना चाहिए, जो मैंने ये काली वाली लाइन बनाई। लेकिन रियल में वेव्स कैसे आ रही हैं, जो आप रेड वाली लाइन पर देख पा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, पूछो। ए पॉइंट पे सिस्मोग्राफ रखा हुआ है, ए पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, और ये जहां जहां पर अच्छा, क्रॉस है दिस इज सिस्मोग्राफ। ठीक है। ठीक है, ए पॉइंट से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, इसीलिए मैंने वहां एक्स एक्स जहां पर मैंने लिखा है वो आपके सिस्मोग्राफ्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो वेव्स हैं, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ऑब्जर्वेशन लिखो, ऑब्जर्वेशन लिखो, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। वेव्स कर्व हो रही हैं, वेव्स कर्व हो रही, वेव्स कर्व हो रही है, वेव्स आपकी कर्व हो रही। वेव्स यदि आपकी कर्व हो रही हैं तो जायज सी बात है कि उनका पाथ डेविएट हो रहा है। बताओ, वेव्स को ये वाला पाथ फॉलो करना था, सी दिस, वेव्स को ये वाला पाथ फॉलो करना था, लेकिन वेव्स आपकी कौन सा पाथ फॉलो कर रही हैं? वेव्स आपकी ये वाला पाथ फॉलो कर रही हैं। मानते हो उस बात को? और ये सिर्फ मैं इमेज नहीं बना रहा हूं, आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जिस वेव को बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां सिस्मोग्राफ लगाऊं, पहले इस वेव का देख रहे थे हम, अगर मैं यहां पर सिस्मोग्राफ लगाऊं, लेट से, ठीक है,
तो जिस वेव को यहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए वो एक्चुअल में यहां पर रिकॉर्ड हो रही है, जिस वेव को यहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए वो एक्चुअल में यहां पर रिकॉर्ड हो रही है। सिमिलरली जिस वेव को यहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए वो थोड़ा सा नीचे रिकॉर्ड हो रही है, जिस वेव को यहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए वो आपकी इस पॉइंट पर रिकॉर्ड हो रही है। थोड़ा सा डायग्राम को और क्लोजली ऑब्जर्व करिए। क्या आप एक कर्विंग नेचर देख पा रहे हैं? यहां से आपकी वेव निकली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। यहां से आपकी वेव निकली, इसको ऐसे आना, लेकिन ये कर्व होकर कहां चली गई? अब यहां पे रेड वाली लाइन देखना, ये कर्व होकर यहां चली गई, तो यहां वाला सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करेगा, यहां पर जो सिस्मोग्राफ था वो खाली बैठा रह गया। सिमिलरली जिस वेव को यहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए, ओहो वेट यार, मैं वापस से बना देता हूं। मैं ये कह रहा था जिस वेव को यहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए वो कर्व होकर यहां जा रही है और यहां वाला सिस्मोग्राफ उसे कैप्चर कर रहा है। इन शॉर्ट क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं कि जो वेव्स हैं वो सीधी ना आकर कर्व होते हुए आ रही हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो वेव्स हैं वो सीधे ना आकर कर्व होते हुए आ रही हैं? क्या इतनी बात आपके दिमाग में घुस रही है? क्या इतनी बात आपके दिमाग में घुस रही है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेव्स का जो पाथ है वो डेविएट हो रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेव्स का जो पाथ है वो डेविएट हो रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेव्स का जो पाथ है वो डेविएट हो रहा है? अब याद करो कि पाथ डेविएट कब होगा? पाथ डेविएट कब होगा? मीडियम चेंज होगा तब भाई। जब आपका मीडियम चेंज होगा, जब आपका मीडियम चेंज होगा। इसका क्या मतलब है? पाथ डेविएट होने का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है भाई कि अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स प्रेजेंट हैं। अर्थ में डिफरेंट मीडियम्स हैं। अर्थ में डिफरेंट मीडियम्स हैं। क्या ये पहली ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आई? दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्या ये पहली ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आई? क्या ये पहली ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आई? इतना क्लियर है? वापस चलो उस डायग्राम के ऊपर। भैया बेस वगैरह सब तो ठीक है, आ रही है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मैं क्या देख रहा हूं कि भैया एक पॉइंट के बाद जैसे ही कोर आ रहा है, जैसे ही कोर आ रहा है, आपकी वेव्स पास नहीं हो पा रही। बात याद रखेंगे, हम कर रहे हैं इस वेव की, याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं इस वेव की। अभी आऊंगा प्राइमरी वेव पे भी, घबराओ नहीं। याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं इस वेव की। ये मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे ही कोर आ रहा है आपकी वेव्स पास नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर होती तो इन वेव्स को भी ऐसे ऐसे आना चाहिए, इन वेव्स को भी ऐसे ऐसे आना चाहिए। और लेट मी ड्रॉ दिस हियर। एक पॉइंट के बाद मैं क्या देख पा रहा हूं? एक पॉइंट के बाद मैं क्या देख पा रहा हूं कि जैसे ही कोई भी वेव कोर से पास नहीं हो रही। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहां वाले सिस्मोग्राफ्स कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहे। यहां वाले जो आपके सिस्मोग्राफ्स हैं ये कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहे, और कैप्चर करेंगे भी कैसे? वेव्स पास ही नहीं हो रही है कोर से।
इसका मतलब भैया आउटर कोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आउटर कोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है, ध्यान से सुनेंगे सभी, ध्यान से सुनेंगे सभी। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, वी ऑब्जर्व्ड, देखो इसको ऐसे, एस वेव is not passing from core, is not passing from core. We know हमें क्या पता है कि जो एस वेव है, कि जो भैया आपकी एस वेव है, वो सिर्फ और सिर्फ passes only from solid medium, only from solid medium. If the medium was solid, अगर आपका आउटर कोर सॉलिड स्टेट में होता तो डेफिनेटली ये जो भी रेस थी यहां से पास कर जाती, लेकिन आपकी ये जो भी सिस्मिक वेव्स हैं ये आउटर कोर से पास नहीं हो रही हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में है। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट क्या आएगा, अरे भैया गैस भी तो हो सकता है, गैस क्यों नहीं हुआ? याद करिए, जब मैं आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो एक फोर्स लगती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस फोर्स की वजह से जो भी भारी चीजें हैं वो धरती के केंद्र में इकट्ठी हो जाती हैं, सेंटर में आकर इकट्ठी हो जाती हैं, और जो भी हल्की चीजें हैं वो बाहर चली जाती है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। तो ज्यादा चांसेस किसके हैं? लिक्विड होने के ज्यादा चांसेस हैं। हेंस प्रूव्ड कि आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि यदि आपका आउटर कोर लिक्विड स्टेट में नहीं होता तो जो भी सिस्मोग्राफ्स मैंने यहां पर लगा रखे थे मुझे वहां पर वेव्स दिखनी चाहिए थी। जो भी सिस्मोग्राफ्स मैंने यहां पर लगा रखे थे मुझे यहां पर वेव्स दिखनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सिस्मिक वेव्स इन सिस्मोग्राफ्स पर देखने को नहीं मिल रही है। और मिलेगी भी कैसे? पास ही नहीं हो रही भाई कोर से, तो यहां पर मैंने जो भी सिस्मोग्राफ्स लगाए थे वहां पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं नो वेव्स रिकॉर्डेड? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? नो वेव्स रिकॉर्डेड, समझे? नो वेव्स रिकॉर्डेड। इससे क्या प्रूव होता है कि आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में है। आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आएगा, अरे वो तुमने पहली क्लास में पढ़ाया था कि जो एस्टेनोस्फेयर यहां पर हमें देखने को मिलता है वो भी सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड का क्या मतलब होता है कि थोड़ा बहुत लिक्विड भी है, तो वहां से कैसे पास कर गई एस वेव? वहां से एस वेव कैसे पास कर गई? भैया एस्टेनोस्फेयर जो है हमारा वो सेमी सॉलिड है, लेकिन कम से कम उसमें कुछ ना कुछ तो सॉलिड है, वो पूरा का पूरा लिक्विड तो नहीं है। एस्टेनोस्फेयर आपका, याद रखेंगे, मैं पॉइंट अलग से लिखवा रहा हूं बिकॉज मुझे पता है कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगी। एस्टेनोस्फेयर जो है बच्चे आपका ये सेमी सॉलिड है। कैसा है? सेमी सॉलिड है। कैसा है भैया? सेमी सॉलिड है। कैसा है भाई? सेमी सॉलिड। कैसा है?
सेमी सॉलिड। कैसा है भाई? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होने की वजह से एस वेव की जो स्पीड है वो यहां पर धीरे जरूर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इसमें सॉलिड के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, इस वजह से एस वेव विल easily pass. S wave will easily pass. और S wave आपकी लोअर मेंटल से भी आसानी से पास हो जा रही है, और लोअर मेंटल में इसकी जो स्पीड है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि लोअर मेंटल आपका सॉलिड स्टेट में है, तभी इसकी स्पीड ज्यादा हुई है। बिकॉज सिस्मिक वेव्स हो, चाहे प्राइमरी वेव हो चाहे उसके अंदर सेकेंडरी वेव हो, पार्टिकल्स जितना ज्यादा पास में होंगे स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। अरे तुम्हें कैसे पता लगा वो स्पीड ज्यादा हो गई है? आप भूल रहे हैं, मैंने सिस्मोग्राफ लगा रखा है, मुझे पता चल रहा है कि सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी क्या है। जी हाँ, अरे मजा भाई। सो हैंस प्रूफ्ड कि एस्टेनोस्फेयर आपका सेमी सॉलिड स्टेट में है, लोअर मेंटल भी आपका सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। ये सारी चीजें, और आउटर कोर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो मुझे, जो मैंने नीचे सिस्मोग्राफ लगा रखे हैं, वहां पर मुझे वेव्स रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिलती। लेकिन आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं और इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि नीचे वाले जो सिस्मोग्राफ्स थे वो बेचारे खाली बैठ गए कि मेरे पास तो आई नहीं भाई। आएगी भी कैसे? क्योंकि वेव्स पास ही नहीं हो रही। क्यों नहीं पास हो रही? बिकॉज आउटर कोर तुम्हारा लिक्विड स्टेट में है। समझ क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ भाई? यस सर। क्या हर एक बच्चे को क्लियर हुआ? क्या हर एक बच्चे को क्लियर हुआ? जी भैया क्लियर। परफेक्टली क्लियर। प्रीति शुक्ला क्लियर हुआ? राहुल, रुस्तम, अंकुल, वासवराज Clear क्लियर हो भैया। गया? Yes, sir. परफेक्ट 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 परफेक्ट। आप सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एस वेव, ठीक है, एस वेव जहां पर आपकी डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, या इसको ऐसे लिख लो, एस वेव नॉट डायरेक्टली रिकॉर्डेड, नॉट डायरेक्टली रिकॉर्डेड। एस वेव जो आपकी डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हुई, जिस भी एरिया में, एस वेव आपकी डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ऐसे एरिया को आप कहते हैं शैडो जोन। क्या कहते हैं? शैडो जोन। शैडो जोन का सिंपल सा मतलब है नो वेव्स रिकॉर्डेड। क्योंकि हम सेकेंडरी वेव्स की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डेड। क्योंकि हम सेकेंडरी वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने एस वेव स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एस वेव का जो शैडो जोन है वो 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक है। दिस इज द शैडो जोन ऑफ एस वेव।
किसी किसी किताब में ये 103 भी लिखा होता है, तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं। कोई भी पूछे एस वेव का शैडो जोन कितना है, आपका जवाब क्या होगा? 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री, या फिर किसी किसी बुक में 105 भी लिखा रहता है, तो भी गलत नहीं है, 1-2 डिग्री ऊपर नीचे चलता है। 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री। So that's all about secondary waves. That's all about secondary waves. ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन कि वेव्स कर्व हो रही हैं। आपकी एस वेव कर्व हो रही थी, तो इससे हमने क्या पता लगाया? कि देयर आर डिफरेंट मीडियम्स। अर्थ में डिफरेंट मीडियम्स है, बिकॉज अगर डिफरेंट मीडियम्स नहीं होते तो पाथ डेविएट नहीं। समझे? मीडियम डिफरेंट है और तुम्हारा यहाँ पे नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। passes only from solid medium, और यदि आउटर कोर से या कोर से आपकी एस वेव पास नहीं कर रही है, तो ज्यादातर संभावनाएं हैं कि आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में होगा। गैसियस में क्यों नहीं? बिकॉज जब हमारी धरती घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो भी लाइटर थिंग्स हैं, जो भी गैसियस सब्सटेंसेस हैं, वो आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण, वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, आई समझ? उसके बाद हमने क्या देखा कि एस्ट्रोनोस्फेयर आपका सेमी सॉलिड, क्योंकि एस वेव की स्पीड वहां पर कम हो जा रही, क्योंकि यदि यह सॉलिड होता तो एस वेव की जो स्पीड है वो समान रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोअर मेंटल में वापस आप क्या देख रहे हैं कि एस वेव की स्पीड बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि लोअर मेंटल तुम्हारा सॉलिड स्टेट में होता भी। जी हां, ऐसा एरिया जहां पर आपकी एस वेव डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उस स्पेसिफिक एरिया को आप कहते हैं कि एस वेव का शैडो जोन है, एस छाया क्षेत्र है। ऐसा एरिया जहां पर एस वेव्स डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं, वो एरिया आपका उस पर्टिकुलर एस वेव का शैडो जोन है, और वो शैडो जोन आपका 103 से लेकर 103 या फिर 105 से लेकर 105 के बीच में, जो भी ऑप्शन दिया रहे आप लगा सकते हैं। क्लियर है भाई इतना? क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? बढ़िया। क्लियर भैया। अब कहानी देखते हैं प्राइमरी वेव्स की। अब कहानी देखते हैं सर थोड़ी सी हम प्राइमरी वेव्स की। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। सिस्मोग्राफ लगा देते हैं। सिस्मोग्राफ लगा देते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है। तो वेव्स को कैसे आना चाहिए? वेव्स को ऐसे आना चाहिए भाई, लेकिन वेव्स कैसे आ रही हैं? वेव्स आ रही हैं कर्व होके, लाइक दिस। वेव्स कैसे आ रही हैं? वेव्स आ रही हैं कर्व होके, लाइक दिस। ठीक है, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया तुम्हारा कोर। ये क्या हो गया आपका? कोर। दिस इज योर कोर। अब मैं क्या देख पा रहा हूं
अब मैं क्या देख पा रहा हूं, दिस इज योर कोर, कि इन वेव्स को अभी भी इस तरीके से ही आना था, लाइक दिस, ऐसे आ सकती थी, ऐसे आ सकती थी, लेकिन ये ऐसे कब आती, जब इनको मीडियम सेम मिल रहा होता, जब इनको मीडियम सेम मिल रहा होता। जैसे ही आपकी सिस्मिक वेव्स कोर में प्रवेश कर रही हैं, इनका भैया पाथ पूरा का पूरा डेविएट हो जा रहा है, इनका पाथ पूरा का पूरा डेविएट हो जा रहा है, लाइक दिस। और यहां पे कहां पे सर, कोर में, पी वेव का, कोर में यदि प्राइमरी वेव्स का पाथ डेविएट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि भैया मीडियम चेंज हुआ है। और आपको अच्छे से पता है कि आउटर कोर में आते ही आप सॉलिड से लिक्विड में प्रवेश कर रहे हैं, और इसी मीडियम चेंज की वजह से प्राइमरी वेव्स का पाथ डेविएट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, समझे। और इसी पाथ डेविएशन की वजह से, ध्यान देंगे, इसी पाथ डेविएशन की वजह से कुछ एरिया ऐसा बन गया जहां पर आपकी प्राइमरी वेव स्पीड डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और उसी एरिया को जहां पर आपकी पी वेव्स डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उस एरिया को आपने कहा पी वेव का शैडो जोन। क्या बोला भाई, पी वेव का शैडो जोन। क्या बोला, पी वेव का शैडो जोन, पी वेव का शैडो जोन। आई समझ, क्लियर हुआ। जिस एरिया में आपकी पी वेव्स डेविएशन की वजह से डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उस एरिया को आपने क्या बोला, पी वेव्स का शैडो जोन। आप देख लो उसको ऑफिशियल डायग्राम में भी, ये देखिए ध्यान से, एक चीज देख पा रहे हो, यहां तक सब कुछ सही चल रहा है। जैसे ही कोर में प्रवेश कर रही है, एक अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल रहा है, और ये तभी हो सकता है जब मीडियम अचानक से चेंज हुआ। और एस वेव को पढ़ाते टाइम मैंने आपको सिखा दिया कि आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में है, आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि आपकी प्राइमरी वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास हो जाती हैं। तो प्राइमरी वेव यहां से पास तो हो गई, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से उसका जो पाथ है वो डेविएट हो गया। और इसी पाथ डेविएशन की वजह से कुछ एरिया आपका ऐसा बच गया जहां पर प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और ऐसे एरिया को आपने बोल दिया पी वेव का शैडो जोन। देखो यहां पे लिखा हुआ है नो डायरेक्ट पी वेव्स, नो डायरेक्ट पी वेव्स। आई समझ, क्लियर हुआ। हाँ जी, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया भाई। भाई और बहनों, क्या आपको क्लियर हो गया। प्रीति शुक्ला, आवाज नहीं आ रही है, यस सर। क्लियर हुआ। हाँ जी सर। 100 नंबर जाएगी कट ऑफ, तैयार हो। नहीं, दो आई एम नॉट बाबा, बट यूपीएससी को देख के ऐसा लगता है कि लड़कियों से पर्सनल खुन्नस है। 105 108 नंबर कट ऑफ बढ़ाया जा रहे हैं भाई, 200 में से जान ले लो, है 200 में से 105 नंबर, 108 नंबर, जान निकल जाती है ले आने में। खैर, लड़कों तुम्हारा तो निकलना चाहिए यार, मतलब अगर 200 में से तुम 90 नंबर नहीं बना पा रहे ना ओटीए में, बेकार है फिर, मान लो बात। चलिए, तो पी वेव का शैडो जोन क्यों बन रहा है, पी वेव का शैडो जोन क्यों बन रहा है, ड्यू टू पाथ डेविएशन, ड्यू टू पाथ डेविएशन, ड्यू टू पाथ डेविएशन।
ठीक है, पी वेव का शैडो जोन कितना है? तो ये है सर 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री तक। 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा पी वेव का शैडो जोन। आई समझ? क्लियर हुआ? आई समझ भाई? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ग्रेट, यस क्या पाश। अच्छा, एक चीज और देख पा रहे हो? एक चीज और देख पा रहे हो? 145 डिग्री के बाद, क्या बोला मैंने? 145 डिग्री के बाद सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वेव्स ही रिकॉर्ड हो रही, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वेव्स ही रिकॉर्ड हो रही, राइट? लेकिन 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 105 डिग्री तक, क्या बोला मैंने? 105 डिग्री तक तुम्हारी सेकेंडरी वेव्स भी रिकॉर्ड हो जा रही है आराम से, और प्राइमरी वेव्स भी रिकॉर्ड हो जा रही है आराम से। मानते हो इस बात को? तो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि कॉमन शैडो जोन कितना होगा, पी वेव और एस वेव का कॉमन शैडो जोन कितना होगा, बता सकता है कोई? पी वेव और एस वेव का कॉमन शैडो जोन कितना होगा? लगाओ बुद्धि। 103 से 142। परफेक्ट। कॉमन शैडो जोन ऑफ पी वेव एंड एस वेव, मैं फिर कह रहा हूं 1-2 डिग्री ऊपर नीचे चलता है यार, उसको लेके प्लीज तुम कंफ्यूज मत होना। हालांकि मैं आपको दोनों लिखवा दे रहा हूं, 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री, या फिर एग्जामिनेशन में यह भी आ सकता है, ओहो, एग्जामिनेशन में यह भी आ सकता है, तो यह भी ठीक है, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री। ठीक है, यह है भैया आपका कॉमन शैडो जोन पी वेव एंड एस वेव का। ये आपका कॉमन शैडो जोन पी वेव एंड एस वेव का। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बियॉन्ड 145 डिग्री यानी 145 डिग्री के बाद सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स ही आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, ओनली पी वेव्स रिकॉर्डेड, ओनली पी वेव्स रिकॉर्डेड, राइट? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर आप मुझे ये बताओ, जो हमारा शैडो जोन है, जो हमारा शैडो जोन है वो किसका बड़ा है, एस वेव का या पी वेव का? एस वेव का। एस वेव का शैडो जोन पी वेव से बड़ा है। समझ में आ गया? एस वेव का शैडो जोन पी वेव से बड़ा है। और आपको यह जानकर हैरानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में मेंशन है, ज्योग्राफी की, जो फिजिकल ज्योग्राफी की आपकी एनसीईआरटी है, कि 40% of the earth's surface, 40% of the earth's surface, 40% of the earth's surface covered by the shadow zone of S wave। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया? क्लियर भैया। तो प्राइमरी वेव का शैडो जोन क्यों बना, आपको वो भी समझ में आ गया, और इसका शैडो जोन आपको वो भी समझ में अपने लिए कि हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो काफी हद तक सही। ठीक है, सो ये थी आपकी एविडेंसेस की क्लास। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या स्टार्ट करना है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आप सभी के लिए 2 मिनट का ब्रेक है। कितने मिनट का? 2 मिनट का। ठीक 7:32 पर
7:32 या 7:33 पर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दूसरी लिंक नहीं भेज रहा मैं, क्लास में रहना, पानी वानी पीना है तो पी लो, थोड़ा रिलैक्स होना है तो रिलैक्स हो लो। ठीक 3 मिनट के बाद हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सभी को? यस भैया। आपस में बातें करना है तो कर सकते हो, पानी वानी पीना है तो पी सकते हो। मिलते हैं 2 से 3 मिनट में। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एविडेंसेस आपका फाइनली खत्म हो गया। जितने पॉइंट्स लिखवाए हैं एक एक पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एक एक पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लेना विथ डायग्राम।
हाँ भाई तैयार हो सारे, स्टार्ट करें। यस भैया। चलो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग बना लीजिए सर। ये क्या हो गया? हेडिंग बनाइए सर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, कॉन्टिनेंटल वर्ड से आपको क्या समझ में आ गया? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, फिजिकल ज्योग्राफी में कभी जो तुमने शब्दों के ऊपर काम कर लिया, तुम्हारी 50% समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फॉर एग्जाम्पल हमारी पूरी की पूरी ज्योग्राफी एक ट्रेन है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी एक ट्रेन है, राइट? इस ट्रेन का इंजन है सर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस ट्रेन का इंजन है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आई समझ? क्लियर हुआ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्टिनेंटल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्टिनेंटल? जिसको कुछ ना समझ में आ रहा हो, सिंपल समझो भैया, मैं बात कर रहा हूं लैंड मास की, जमीन की। अभी भी ना समझ में आ रहा हो, उस सॉलिड पोर्शन की, चट्टान वाले हिस्से की, कठोर हिस्से की। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मतलब क्लियर है? अब सर ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब क्या होता है भैया? ड्रिफ्ट का सिंपल सा मतलब है दूर होना, स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे आराम आराम से दूर होना, स्लो मूवमेंट। और थ्योरी का क्या मतलब है? सिद्धांत। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सब कुछ छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन 3 शब्दों से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि सर लैंड वाला हिस्सा, सॉलिड पोर्शन, कठोर वाला हिस्सा, चट्टान वाला हिस्सा, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, उससे रिलेटेड जो भी सिद्धांत है वो मुझे इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना। आई समझ? क्लियर हुआ? हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? जी। परफेक्ट परफेक्ट। उससे पहले जरा इस डायग्राम को देखो। आगे बढ़ने से पहले जरा इस डायग्राम को देखो। डायग्राम यार मैं कोई लगा के नहीं लाता, फालतू में क्यों स्लाइड्स चिपकानी है? जहां जरूरत होगी वहां पे उठा लेंगे। आवाज आ रही है पीछे से? हाँ जी, आवाज आ रही है पीछे से? हाँ या ना में यस जवाब दे। भैया। आवाज आई हाँ पीछे से? भैया। मिक्सर चल हाँ रहा है आई। भाई। क्या चल रहा है?
मिक्सर। मिक्सर। क्या कर सकते हैं उसमें, स्टूडियो है नहीं मेरे पास। तुम लोग अगर मेहरबान हो जाओ तो स्टूडियो भी बन जाए। क्यों, अभी फिर चलेगा। देख रहे आई हो, आई आ रही आ रही है ना। हाँ भैया। आ तो भाई मैं क्रॉप ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है, सबको पता है गूगल से ही लिए, मैं तो बना नहीं सकता। सबसे पहले एक चीज ये देखो, ऑब्जर्व करो, आपकी धरती आज कैसी दिख रही है आपको, अर्थ टुडे, एंड आपकी अर्थ 225 मिलियन ईयर्स अगो। क्या ये दोनों एक समान दिख रही है आपको, क्या ये दोनों एक जैसी दिख रही है आपको? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ज्यादा सवाल जवाब नहीं। 225 मिलियन ईयर्स अगो और आज की जो हमारी पृथ्वी है, क्या ये दोनों, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 4, क्या ये दोनों आपको एक समान दिख रहा है? नहीं भैया। क्या ये आपको एक समान दिख रहा है? नहीं दिख रहा। भैया लेकिन क्या फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 में कुछ सिमिलैरिटीज आप देख पा रहे हैं? हाँ भैया। हाँ भैया, कुछ कुछ दिख रहा है, पहले ना सब जुड़े हुए थे, उसके बाद एक लैंडमास इधर गया, एक लैंडमास इधर गया, बीच में आ गया पानी। पहले सर ये बीच में पानी नहीं था, इसका मतलब कि क्या कुछ मूवमेंट हुई है? जी हाँ, बिल्कुल मूवमेंट हुई, बिल्कुल मूवमेंट हुई है सर। ओके, 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले देखो, 100 मिलियन ईयर्स अगो देखो, 100 मिलियन ईयर्स अगो देखो, क्या ये मूवमेंट और ज्यादा बढ़ गई? एक हिस्सा यहां गया, एक यहां गया, एक नीचे आया, भारत कहीं यहां पे है, एंटार्क्टिका नीचे चला गया, साउथ अमेरिका नीचे चला गया। पहले जहां पर ध्यान से देखेंगे, पहले जहां पर एक वाटर बॉडी दिख रही थी, अब यहां पर 1 2 3 4, चार चार वाटर बॉडीज दिख रही हैं। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा जूम करके देखो, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जूम करके देखो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इस इमेज को हम थोड़ा सा क्रॉप करते हैं, इन सबको डिलीट करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा कि आज आप अपनी धरती को जिस प्रकार से देखते हैं, जो वर्ल्ड मैप आपको आज दिखता है कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर भारत है, ठीक है, बगल में पाकिस्तान है, वो आज से 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक वैसा नहीं था। इसका मतलब कि सर तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारे जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे ये जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे ये जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या उसमें मूवमेंट हुआ है? क्या उसमें मूवमेंट हुआ है? जी हाँ, मूवमेंट हुआ है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल क्या आएगा? वाई? ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? वाई या हाउ? वाई या हाउ? ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? याद करो पहली पहली क्लास, याद करो फिजिकल ज्योग्राफी की वो पहली पहली क्लास। कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं बिकॉज धरती के अंदर मैग्मा की मूवमेंट चल रही है। सर अभी भी ना मुझे समझ में नहीं आया, आप समझ में आएगा, आप समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारी एक नाव है, यस, और नीचे मैं बना देता हूं पानी। अब मुझे एक चीज ये बताओ, क्या इन पानी की लहरों की मूवमेंट की वजह से इस नाव के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा? से यस और नो? क्या इन पानी की लहरों की मूवमेंट की वजह से इस नाव के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा? से यस और नो? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भैया। पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा सर। उसी प्रकार से लेट से तुम इधर पे रहते हो, तुम यहां पर रहते हो और अंदर मैग्मा का मूवमेंट चल रहा है। अगर
वो जो मैग्मा का मूवमेंट है, लेट्स से ये तुम्हारा यहां पर पूरा मैग्मा है और इसमें मूवमेंट चल रहा है, इसमें मूवमेंट चल रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसकी वजह से इस एग्जिस्टिंग मैग्मा में थर्मल एक्टिविटीज चल रही है। तो इसकी जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे इस सॉलिड हिस्से को भी तो इफेक्ट करेगी। और जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में ये मैग्मा का मूवमेंट होगा, ये ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा है उस पर भी तो वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा मैं यहां पर गूगल का सहारा लेता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पर गूगल का सहारा लेता हूं और तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। वेट करो, वेट करेंगे सभी। एस्थेनोस्फेयर, ये क्या हो गया? हाँ, एस्थेनोस्फेयर GIF, एस्थेनोस्फेयर GIF, ये देखो भाई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। ध्यान से वो मोटा ये जो काला कलर का बेल्ट है, मेरी पेन दिख रही है? मेरा पेन का पॉइंट दिख रहा होगा? हाँ भैया। मेरा पेन का पॉइंट दिख रहा होगा? हाँ भैया। ये जो ऊपर तुम्हारी मोटी सी रबर टाइप की तुमको परत देखने को मिल रही है, दिस इज योर लिथोस्फेयर। ये जो मोटी सी परत रबर टाइप की तुमको देखने को मिल रही है, दिस इज योर लिथोस्फेयर। और अंदर से ये जो पूरा आ रहा है, अंदर से ये जो पूरा आ रहा है, दिस इज योर मैग्मा, दिस इज योर मैग्मा। अब ध्यान से देखो, देखना, ऑब्जर्व करना, जैसे 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 ये मैग्मा फ्लो कर रहा है उसी प्रकार से ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा है उसके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। वापस देखो, जैसे जैसे ये मैग्मा फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, वैसे वैसे ऊपर का जो कठोर हिस्सा है उसके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। और एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। मैग्मा की एक डायरेक्शन भैया तुम्हारी लेफ्ट साइड में, एक डायरेक्शन तुम्हारी राइट साइड में। तो ऊपर वाला एक हिस्सा राइट साइड में जा रहा है, एक हिस्सा लेफ्ट साइड में जा रहा है। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, बीच में क्रैक डेवलप हो जाएगा और ये दोनों जमीन एक दूसरे से धीरे 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 दूर होते हुए चली जाएंगी। इमेजिन कर पा रहे हो उस चीज को? इमेजिन कर पा रहे हो उस चीज को? सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को देखो, यहां पर एक साइड तुम्हारा मैग्मा लेफ्ट साइड में जा रहा है और एक तरफ ये राइट साइड में जा रहा है। जैसे जैसे ये मैग्मा अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तुम्हारी ये जो ऊपर वाली बेल्ट है, लिथोस्फीयर वाली जो बेल्ट है, जो कठोर हिस्सा है, वो भी उसी मैग्मा के डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। और एक टाइम बाद क्या होगा, इसके बीच में, मेरा पेन देखते रहो, एक टाइम बाद क्या होगा, इसके बीच में आएगा एक क्रैक, और क्रैक आते ही ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आया समझ में? कुछ घुसा दिमाग में? हाँ भैया। इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। कितने अच्छे से तुम इमेजिन कर पा रहे, ठीक है? कितने अच्छे से तुम इमेजिन कर पा रहे। तो कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ मैग्मा। इस मैग्मा में मूवमेंट क्यों है? इस मैग्मा में मूवमेंट क्यों है? ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन करेंट्स। व्हाट इज कन्वेक्शन? मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था, जब आपका टेम्परेचर या हीट वर्टिकली राइज हो रहे हैं, उसी प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं? उसी प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं? कन्वेक्शन। ये टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है, ये हीट वर्टिकली क्यों राइज हो रही है? ड्यू टू थर्मल एक्टिविटीज। ड्यू टू थर्मल एक्टिविटीज।
और ये थर्मल एक्टिविटीज हमारी पृथ्वी के अंदर क्यों चल रही हैं? ये थर्मल एक्टिविटीज हमारी पृथ्वी के अंदर क्यों चल रही हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर मैंने तुमको शुरुआत में एस्थेनोस्फेयर, मैग्मा, लावा, आर्थर होम्स की थ्योरी, ये सारी चीजें ना पढ़ाई होती तो अभी सबसे पहला सवाल जो तुम्हें परेशान करता वो यही करता कि सर मूवमेंट हो रही है, वो छोड़ो, ये बताओ पहले मूवमेंट हो क्यों रही है। आज तुमने खुद इसका आंसर दे दिया कि सर कॉन्टिनेंट भी मूव कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज मैग्मा की मूवमेंट हो रही है, बिकॉज मैग्मा की मूवमेंट हो रही है। जब मैग्मा की मूवमेंट होगी, जब मैग्मा की मूवमेंट होगी तो ऊपर वाला ये कठोर हिस्सा भी, ये लिथोस्फीयर वाला हिस्सा भी मैग्मा की मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ये अभी आपने पीछे पिक्चर में भी देखा। मैग्मा में मूवमेंट क्यों हो रही है? ड्यू टू दी इंक्रीज इन कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन करेंट्स क्यों आ रहे हैं भाई? ड्यू टू दी कॉन्टिन्यूअस थर्मल एक्टिविटीज। एंड व्हाई दीज थर्मल एक्टिविटीज आर हैपनिंग इनसाइड दी, या inside the earth, in the interior of the earth, due to the presence of radioactive elements like uranium and thorium। आई समझ क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? परफेक्ट भैया। परफेक्ट परफेक्ट। इस डायग्राम को सिर्फ अपने दिमाग में रखना, ठीक है? चलो तो भैया थ्योरी अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात बोली 1912 में, सबसे पहले इस बात का जिक्र किया गया कि यार कॉन्टिनेंट्स भी मूव हो रहे हैं, और इस बात का जिक्र किया एल्फ्रेड वेगनर साहब ने। एल्फ्रेड वेगनर साहब ने इस बात का जिक्र किया, एल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में, ठीक है? 1912 में उन्होंने कहा कि आज के टाइम पे हमें धरती जिस प्रकार से दिख रही है, कई हजार साल पहले तक हमारी धरती वैसे नहीं थी। अब जायज सी बात है, जब ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो लोगों ने तो कहा होगा कि यार किस बेसिस पर तुम ये बात कर रहे हो, और हम कैसे मान लें कि तुम जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। तो वैगनर साहब ने कहा यार बात तो सही, बात तो सही। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ प्रूफ्स लेके आना पड़ेगा। मेरे पास कुछ तो एविडेंसेस होने चाहिए इतनी बड़ी बात साबित करने के लिए, क्योंकि मैं फरिश्ता तो हूं नहीं, मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही सत्य है। तो उसके बाद भैया एल्फ्रेड वेगनर साहब ने स्टार्ट किया एविडेंसेस को इकट्ठा करना। तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? इन्होंने कहा कि ये तुमको जो पूरा का पूरा लैंड मास दिख रहा है ना, जो तुमको ये पूरा का पूरा जमीन वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको मैं नाम दूंगा पेंजिया। इसको मैं क्या नाम दूंगा? पेंजिया। इसको मैं क्या नाम दूंगा? पेंजिया। क्या नाम दूंगा? पेंजिया। और उसके बाद तुमको ये जो बड़ा सा पानी वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको मैं नाम दूंगा पैंथेलासा। इसको मैं नाम दूंगा पैंथेलासा। तो जो तुमको बड़ा सा पानी वाला हिस्सा दिख रहा है ना, मेगा ओशियन, इसको मैं नाम दूंगा पैंथेलासा। क्या नाम दूंगा? पैंथेलासा। नोट करते रहेंगे, इसको मैं क्या नाम दूंगा? पैंथेलासा। ये नामकरण कर दिया भैया किसने? एल्फ्रेड वेगनर साहब ने। किसने किया? एल्फ्रेड वेगनर साहब ने। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? शाबाश। अब इसके बाद जायज सी बात है, मैग्मा का मूवमेंट चल रहा है,
मैग्मा का मूवमेंट कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रिफ्टिंग होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रिफ्टिंग होगी। व्हाट इज ड्रिफ्टिंग? स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट। और ये स्लो मूवमेंट होती है, याद रखना, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है, ये मैं बात कर रहा हूं 225 मिलियन ईयर्स अगो की। उसके बाद भैया तुम्हारी ड्रिफ्टिंग होती है, और 150 मिलियन ईयर्स अगो में आप देख रहे हैं कि ये जो जमीन का पहले एक हिस्सा था, इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। और जहां पर आपको पहले सिर्फ एक ही वाटर बॉडी देखने को मिल रही थी, अब बीच में भी एक वाटर बॉडी आ गई है। इनफैक्ट वही पानी आ गया है, लेकिन ठीक है। सो अब मैं बात कर रहा हूं 150 मिलियन ईयर्स अगो की। अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया, जो आपका पेंजिया था, दैट इज द सिंगल लैंडमास, जो आपका पेंजिया था, पेंजिया भैया डिवाइड हो गया 2 हिस्से में। जो तुम्हारा नॉर्थ वाला हिस्सा था, उसको बोला गया लॉरेशिया। क्या बोला गया? जो आपका नॉर्थ वाला हिस्सा था, उसको बोला गया लॉरेशिया, ठीक है। और जो आपका साउथ वाला हिस्सा था, और जो आपका साउथ वाला हिस्सा था, उसको बोला गया गोंडवाना लैंड, उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। और बीच में जो वाटर बॉडी आई, बीच में जो वाटर बॉडी आई, उस वाटर बॉडी को नाम दिया गया टेथिस सी का। उस वाटर बॉडी को नाम दिया गया टेथिस सी का। इतनी कहानी क्लियर हुई? यानी ये जो नॉर्थ वाला पार्ट था, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लॉरेशिया, और नीचे वाला जो आपका था, दैट इज गोंडवाना लैंड। इंडिया आपका इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। याद करिए कक्षा 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, राइट? उसमें लिखा होता था इंडिया इज अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तब हम रट्टा मार के नंबर ले लेते थे, लेकिन असली में हमें आज समझ में आया कि यार ये गोंडवाना लैंड है क्या, ये गोंडवाना लैंड है क्या। इतना क्लियर हो गया आपको? क्या ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? यस और नो? क्या ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? परफेक्ट। अब जब इन्होंने इतना क्लासिफिकेशन किया, तो इतना क्लासिफिकेशन काफी नहीं था इस बात को प्रूफ करने के लिए कि यार ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने तो अपनी मर्जी से कर लिया कि और एक सिंगल लैंडमास रहा होगा, उसको पेंजिया बोल देता हूं, मेगा ओशियन उसको पैंथलासा बोल देता हूं, वो तो ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें तो इनकी अजम्पशन थी। तो अब बारी आती है एविडेंसेस की, अब बारी आती है एविडेंसेस की। हेडिंग बना ले, हेडिंग बना ले सर, एविडेंसेस। हेडिंग बना लीजिए सर, एविडेंसेस, और इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। एविडेंसेस जो है कुल मिला के 6 से 7 एविडेंसेस हैं, जिनको हम लोग कल की कक्षा से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक इंट्रो दे दिया है। कल की क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इसके एविडेंसेस को पढ़ेंगे, इसके एविडेंसेस को पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंसेस को, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। किसी भी बच्चे को कोई भी यदि डाउट हो तो पूछ सकता है। और बताइए कि क्लास में कैसा लगा, मजा आया? इसको कहते हैं कंटेंट। इसको क्या कहते हैं? कंटेंट। कंटेंट, शाबाश। 8:10 पे हम लोग मिलेंगे हिस्ट्री की क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में, और उसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पूरा का पूरा आज हम लोग खत्म करने वाले, ठीक है। क्लियर है? हिस्ट्री का नियम पता है ना,
वैसे तो देखो, हर एक सब्जेक्ट में एक नियम रखो, जो चीज मैंने स्लाइड पर लिख दी वो तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स मैं बना के दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स में बनवाऊंगा भी, लाइव क्लास में बनवाऊंगा, लेकिन अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो जो मैंने लिख दिया उसको साथ साथ लिख लो। ठीक है, जो मैंने लिख दिया उसको साथ साथ लिख लो। आई समझ? क्लियर हुआ? आज की क्लास को 3 बार रिवाइज करना। हमने स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था? वॉल्केनो, उसके बाद इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कोला आर्कटिक रीजन, उसके बाद कम ऑन माइनिंग, ग्रेविटी एनोमली, पोल्स पे ज्यादा इक्वेटर पे कम, सिस्मिक वेव्स को हमने यूज किया ये प्रूफ करने के लिए कि हमारा आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, पृथ्वी के अंदर होमोजेनिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो जोन हमें आज उससे समझ में आया। शैडो जोन से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। आफ्टर दैट हम थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर गए, समझा हमने टर्म को, और हमने देखा कि अल्फ्रेड वेंगर साहब ने 1912 में किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। कल हम इसके 6-7 एविडेंसेस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? संडे को मुझे जाना है लखनऊ वापस से, तो संडे को आपकी कोई क्लास नहीं होगी। संडे को आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसी को रिवाइज करिए, जो करना है जैसा करना है वैसा करिए। कल आपकी क्लास होगी सेम टाइमिंग 6:30 to 9 या 9:30 जो भी है, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। मंडे से वापस आपकी क्लास रेगुलरली चलेगी। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ संडे को आपकी छुट्टी है, बाकी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। ऑलराइट, क्लियर है? 8:10 पर हम लोग मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। आज का रिवीजन कैसे करेंगे? ध्यान से, पहले कल वाले 2 लेक्चर्स, दोनों लेक्चर्स ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के, जितना भी दिमाग में एक सादे कागज पे उतारो, उसके बाद ही आज वाला लेक्चर उतारेंगे। क्योंकि कल के अगर 2 लेक्चर याद नहीं है तो आज वाला लेक्चर फिर वही है, खाना पूर्ति के लिए कर लिया होगा, समझ में तो आया नहीं होगा। बिकॉज अगर सिस्मिक वेव्स गया तो तुम्हें क्लास के शुरुआत के 45 से 50 मिनट कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। पहली क्लास यदि नहीं आई तो ना तुम्हें मैग्मा कनेक्ट हो रहा है, ना तुम्हें कन्वेक्शन करंट कनेक्ट हो रहा है, ना तुम्हें एस्टेनोस्फीयर समझ में आ रहा है, ना तुम्हें लिथोस्फीयर समझ में आ रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को बना के रखिए, एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। जितना मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं असाइनमेंट में से, ब्रह्मास्त्र में से या पीवाईक्यूज में से, उतना प्रैक्टिस करते हुए चलें। ऑलराइट, आपके पास 2 मिनट का समय है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो 5 से 10 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं हिस्ट्री के सेशन में, मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन। बासवराज रिकॉर्डिंग प्लीज देख लेना। ठीक है, नो डाउट्स? रुस्तम, राहुल, प्रीति, अंकुल, बासवराज, नो डाउट्स? ऑलराइट, 10 मिनट के बाद मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन में। जय हिंद। जितना भी समझाया है प्लीज अच्छे तरीके से दिमाग में उतार लेना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।